वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। आज अपना टॉपिक है अपने पास में गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो देखो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन क्या कहते हैं कि अपने पास में एक वॉल्यूम V अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, अगर वॉल्यूम V इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और जो अपने पास में वॉल्यूम V है उसको अपन स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के रूप में मान सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। अगर अपने पास में आयतन V को अपन ने छोटे छोटे आयताकार टुकड़ों के रूप में तोड़ दिया जाए, तो किसी एक टुकड़े के ऊपर, किसी एक वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर अगर अपन फ्लक्स का मान निकाल लें, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग वॉल्यूम एरिया एलिमेंट्स जो अपन ने उसको तोड़ा है, उन एरिया एलिमेंट्स के लिए अलग अलग फ्लक्स निकाल लें, उन सारे फ्लक्स को अपन अगर जोड़ दें तो अपने पास में टोटल वॉल्यूम जो है उसका फ्लक्स आ जाएगा। कहने का मतलब यूं कह सकते हैं कि सपोज ए वॉल्यूम V इज एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस S। अपने पास में एक वॉल्यूम है V जो एक सरफेस S के द्वारा एनक्लोज्ड है, जिसको अपन डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। देखिएगा, रेक्टेंगुलर टुकड़ों के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं, एरिया एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और वो एरिया एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट सरफेस का जो वॉल्यूम आएगा वो टोटल अलग अलग एरिया एलिमेंट्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। सिमिलरली अपन कह सकते हैं, हिंदी में अगर चाहें तो अपन इस प्रकार से बता सकते हैं कि अपने पास एक V वॉल्यूम है जो S बंद पृष्ठ से संबद्ध है, और S बंद पृष्ठ जो है उसको अपन छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में डिवाइड मान सकते हैं, आयताकार अल्पांशों के रूप में। अगर अपने को टोटल फ्लक्स निकालना हो तो वो फ्लक्स अपने पास जो अलग अलग टुकड़े हैं उन टुकड़ों के फ्लक्स के योग के बराबर होता है। फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपन क्लोज सरफेस इंटीग्रल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि सरफेस इंटीग्रल S A डॉट dA किसके बराबर होता है अपने पास में, क्लोज सरफेस इंटीग्रल A डॉट dA अपन कह रहे हैं योग के बराबर, तो समेशन S लिखेंगे क्योंकि अपने पास सरफेस S के ऊपर है टुकड़ों का समेशन। क्लोज सरफेस इंटीग्रल AI dAI। अब AI क्यों, क्योंकि मान लिया कि इसको अपन ने I टुकड़ों के अंदर डिवाइड किया है, I को डिफरेंट डिफरेंट अपन जोड़ेंगे, I को 1 2 3 4 डैश 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 I n लिख सकते हैं, तो उसको अलग अलग सबका एडिशन करेंगे अपन, तो वो अपने पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहलाती है कि टोटल क्लोज सरफेस से जो रिलेटेड फ्लक्स है वो अपने पास में इस फ्लक्स के इक्वल आ गया। समेशन ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल AI dAI के इक्वल आ गया। नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं कि अगर अपन एक वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करें, एक वॉल्यूम एलिमेंट की बात करें, तो फ्लक्स क्या होगा, तो व्हाट flux from a volume, flux from the surface of a volume element, इस तरह से लिखेंगे, from the surface of a volume element, लेकिन आयतन अल्पांश के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान इसको अगर अपन रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल A डॉट dA, AI और dAI, इसका मान अपने पास किसके इक्वल आता है, डेल डॉट AI और फिर अपने पास dVI। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास में अगर सरफेस के एक वॉल्यूम एलिमेंट की बात करें, एक वॉल्यूम एलिमेंट या फिर एक आयतन अल्पांश से अपने को फ्लक्स निकालना हो, जैसे कि AI dAI एक अल्पांश या एक वॉल्यूम एलिमेंट का फ्लक्स है, तो अपन उसको आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा, डेल डॉट AI dVI, कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ AI इनटू वॉल्यूम एलिमेंट dVI। एक
एरिया एलिमेंट के लिए है। अगर इसको कंप्लीटली निकालना हो तो ये वैल्यू अपन कहां पुट कर देते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से अपने पास में क्या आता है कि जैसे अपने को इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, वो देखिएगा। सेकंड को फर्स्ट में पुट कीजिए, ए आई डी ए आई की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी ए किसके इक्वल आएगा, समेशन ऑफ एस डेल डॉट फिर ए आई और डीवीआई। अगर अपन लिमिट्स अप्लाई करें कि डीवीआई को, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए, अगर अपन लिमिट अप्लाई करें कि डीवीआई जो अपने पास में है उससे अपन ये कहें कि डीवीआई टेंड्स टू 0 कर दें, तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास क्या आएगा, डीवीआई टेंड्स टू 0 करेंगे तो उस कंडीशन में अपने पास ये जो समेशन है, ये समेशन अपने पास में चेंज हो जाता है वॉल्यूम के अंदर। और जैसे ही इफ लिमिट dvi टेंड्स टू 0 देन अपने पास में क्लोज सरफेस इंटीग्रल a डॉट da किसके अंदर चला जाएगा, ये इंटीग्रेशन फॉर्म में आएगा। अब अपने पास में इंटीग्रेशन फॉर्म में तो आएगा, लेकिन किस फॉर्म में आएगा, सरफेस इंटीग्रल आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा। यहां पर अपने पास वॉल्यूम टर्म है तो ये किस में आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर आएगा। फिर अपने क्या होगा कि वैल्यू अपने पास में क्या होगी, डेल डॉट ए और साथ में डीवी, तो ये अपने पास में क्या कहलाती है, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी एक क्लोज सरफेस के अंदर या क्लोज सरफेस के अंदर जितना फ्लक्स होगा वो अपने पास में, या क्लोज सरफेस के तहत जितना मतलब अपने पास में फ्लक्स है वो वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा। या फिर अपन इस तरह से कह सकते हैं कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, किसी भी वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल अपने पास में किसके इक्वल होगा, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इट्स डाइवर्जेंस। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के तहत जो उसका सरफेस इंटीग्रल होगा वो वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा। अर्थात गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ का रेखा समाकल उसके आयतन समाकल के बराबर होता है, और वो किस में होता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र में। तो गॉस डाइवर्जेंस का थ्योरम का जो स्टेटमेंट अपन कह सकते हैं वो क्या होगा, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड enclosed to the surface is equal to the volume integral of its divergence। वॉल्यूम इंटीग्रल अपने पास में डाइवर्जेंस का है। और फिर ये जो स्टेटमेंट है ये अपने पास में किसका आ गया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। मतलब किसी बंद पृष्ठ का रेखा समाकल उसके आयतन समाकल के इक्वल होता है। आयतन समाकल किसका, आयतन समाकल के डाइवर्जेंस के इक्वल होता है। तो इसे अपन कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में आता है डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम स्क्वायर इनवर्स लॉ, या फिर व्युत्क्रम वर्ग नियम से गॉस डाइवर्जेंस नियम, वो अपने को निकालना है। तो देखिएगा अब आगे अपन पढ़ेंगे। टॉपिक है अपने पास डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम से गॉस नियम की उत्पत्ति। तो इसको अगर अपन निकालते हैं तो देखिएगा अपने पास में एक क्लोज सरफेस की कल्पना करते हैं। मान लीजिए यहां पर आपके पास कोई पॉइंट है, वो यहां से कुछ दूरी के ऊपर आपके पास एक अनदर पॉइंट है,
जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि ये ले लीजिए अपने पास में एक छोटी सी सरफेस अपन इसमें मान लेते हैं, और यहां से अपन ये कहते हैं कि ये जो छोटी सी सरफेस अपन लेते हैं, इस तरह से इसको ले सकते हैं अपन, यहां से ये जो डायरेक्शन आती है अपने पास में, ये डायरेक्शन अपन कहते हैं कि किसके लिए है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी के लिए है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। तो डी ई या कह सकते हो ई के लिए, इंटेंसिटी के लिए, और आप कहेंगे ये आपके पास में है डीएस, आपके पास एरिया एलिमेंट। मान लीजिए टोटल जो सरफेस है उसका एरिया आपके पास एस है, तो एक एलिमेंट या एक छोटे से अल्पांश को अपन डीएस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, यहां पर जो एंगल आएगा सॉलिड एंगल कहते हैं डी ओम, और यहां से जो ये डिस्टेंस है आर डिस्टेंस है आपके पास में, तो अपन ये कहेंगे आर डिस्टेंस कौन सी है कि ओ टू पी, ओपी की जो डिस्टेंस है वो आपके पास आर डिस्टेंस है। तो कहेंगे कि माना कि किसी बिंदु O पर आपके पास कोई बिंदु आवेश स्थित है। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज इज प्रेजेंट एट पॉइंट O at the small distance r, a area element ds is present at the point P। मतलब O से कुछ दूरी के ऊपर, कुछ दूरी r पर आपके पास एक जो अल्पांश है वो क्षेत्रफल अल्पांश ds स्थित है। तो अपन ने कह दिया नॉर्मल वे में कि एक पॉइंट चार्ज आपने लिया पॉइंट O के ऊपर, यहां से r दूरी पर बिंदु P पर आपके पास आयतन अल्पांश कह सकते हो, क्षेत्रफल अल्पांश जो अपने टोटल एरिया लिया है उसका एक एलिमेंट, एक अल्पांश S स्थित है, और उसको अपन कहते हैं ds। तो उसके बाद में अपन इसका डेरिवेशन करते हैं कि व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार अपन इसको किस प्रकार से सोल्व कर। व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार अपन अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, अपन कहें यूजिंग इनवर्स स्क्वायर लॉ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई को अपन फॉर्मूला देते हैं kq अपॉन r स्क्वायर, वेयर k इज द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कहेंगे E इक्वल्स टू kq अपॉन r स्क्वायर r कैप, एंड k इक्वल्स टू आपके पास होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो वेन एप्सिलॉन आपके पास क्या है, विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, या फिर कह सकते हो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम या माध्यम की विद्युतशीलता। तो इस मान को यहां पर रखेंगे अपन, तो E की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर r कैप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अपने पास में आ गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर r कैप। उस कंडीशन में अगर अपन बात करें कि क्षेत्रफल अल्पांश जो आपने लिया है ds, उससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा, तो कहेंगे कि क्षेत्रफल अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स, emerging flux from area element ds, जो एरिया एलिमेंट आपने ds लिया है उससे इमर्जिंग फ्लक्स कितना होगा, तो उस कंडीशन में आप कहते हैं कि d फाई इक्वल्स टू आपके पास होता है E डॉट ds। तो यहां से E का मान इसके अंदर रख दीजिए कि d फाई इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर r कैप डॉट ds। अगर r कैप और ds की बात करें
इक्वेशन नंबर 2, एंगल बिटवीन आर कैप एंड डीएस, आर कैप और डीएस के बीच में जो एंगल है उसकी अगर अपन बात करें वहां से, मान लीजिए आर कैप की डायरेक्शन ये है, डीएस की डायरेक्शन ये है, तो एंगल इनके बीच में थीटा ले रखा है अपन ने, तो एंगल कितना है यहां पर थीटा। उस कंडीशन के अंदर आर कैप डॉट डीएस का मान कितना होगा वो देखिएगा, आर कैप का क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड और डीएस का मैग्नीट्यूड डीएस कोस ऑफ थीटा, जो किसके इक्वल हो सकता है यहां से ds कोस ऑफ थीटा के इक्वल हो सकता है। इसे इक्वेशन नंबर क्या देंगे अपन थर्ड, ds कोस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में आर कैप की, आर कैप डॉट ds की। अब ये आर कैप ds कोस आर कैप डॉट ds की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड से अगर आप इसको शॉर्ट आउट करते हैं तो आपके पास में डी फाई का मान कितना आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और फिर q/r², आर कैप डॉट डीएस किसका कितना आ जाएगा ds कोस ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर इसे कहेंगे आप 4। तो वैल्यू आपने निकाली किसकी फ्लक्स फ्रॉम ए एरिया एलिमेंट या फिर अल्फांस डीएस से निर्गत फ्लक्स, आपके पास डी फाई इक्वल्स टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r² ds cos थीटा। नेक्स्ट अपन इसमें ये करते हैं कि एक सॉलिड एंगल या ठोस कोण अपने पास में कितना है उसका मान निकालते हैं। अब हम घनकोण की बात करते हैं कि घनकोण या सॉलिड एंगल कितना होता है। तो देखिएगा वी नो दैट हम जानते हैं कि सॉलिड एंगल घनकोण आपके पास कितना होता है ds कोस ऑफ थीटा अपॉन r² इक्वल्स टू 4 पाई। कितना होता है ds कोस थीटा अपॉन r² इक्वल्स टू 4 पाई। ये अपने पास में आता है सॉलिड एंगल घनकोण का मान, जिसे अपन किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं d ओम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी इक्वेशन से नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से अपन क्या कह सकते हैं कि डी फाई इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन q और d ओम का मान पुट कर दीजिए या फिर इसको एक बार d ओम चलने दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब अपन कहेंगे कि एक अल्पांश से तो आ गया, लेकिन अगर कंप्लीट सरफेस से निकालना चाहें टोटल इमर्जिंग फ्लक्स या पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, तो अपने पास कितना आएगा सो टोटल इमर्जिंग फ्लक्स कुल निर्गत फ्लक्स इसका मान कितना आएगा। तो फाई क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी फाई, क्लोज सरफेस इंटीग्रल आएगा अपने पास में, फिर क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी फाई का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये आएगा q/4 पाई एप्सिलॉन डी ओम। इसी वैल्यू को अपन रख सकते हैं q/4 पाई एप्सिलॉन क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी ओम, और डी ओम की वैल्यू होती है अपने पास में क्या 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी ओम, वैल्यू कितनी होती है 4 पाई, तो क्या आएगा q/4 एप्सिलॉन पाई इंटू 4 पाई, और जिससे 4 पाई से 4 पाई कट गया तो क्या बचा q/एप्सिलॉन। सो फाई इक्वल्स टू q/एप्सिलॉन। यह आ गया आपके पास में व्युत्क्रम वर्ग नियम से टोटल फ्लक्स, या फिर ये कह सकते हो कि व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार अपने पास में गॉस नियम की उत्पत्ति कि फाई इक्वल्स बंद पृष्ठ से संबद्ध या निर्गत कुल फ्लक्स अपने पास में उससे
रिलेटेड आवेश का 1/ε गुना होता है। या फिर यूं कह सकते हैं कि किसी क्लोज सरफेस से इमर्जिंग टोटल फ्लक्स अपने पास में उससे रिलेटेड चार्ज का 1/ε टाइम होता है। ये अपने पास में होता है कौन सा? गॉस लॉ का डेरिवेशन किसके थ्रू? इनवर्स स्क्वायर लॉ के थ्रू। तो टोटल इमर्जिंग फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज सरफेस जो आपके पास में सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है इज द 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित कुल बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उससे रिलेटेड आवेश का 1/ε गुना होता है। तो आज की क्लास में अपन ने देखा व्युत्क्रमवर्ग नियम से गॉस नियम की उत्पत्ति और एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसी प्रकार से अपन टॉपिक्स को निरंतर आगे चलाते रहेंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। थैंक यू।